गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 33 करेंगे, जो कि आपकी लोकतांत्रिक की बुक के पाठ 3 चुनावी राजनीति से ली गई है। इसके 2 पार्ट आप पहले भी कर चुके हो। आज इसका तीसरा पार्ट है। ये है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले आप इसमें अपना नाम लिखोगे और अपने टीचर का नाम लिखोगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पे धन का खर्चा करना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना। तो इसमें गड़बड़ियों का मतलब है कि जिस समय हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो हमारे पास में अखबार में न्यूज़ आती है कि किसी जो सीट थी उसमें जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में गड़बड़ी हो गई, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गलत काम किया गया। तो ये जो गलत काम करके जीतने की कोशिश करते हैं उम्मीदवार, इसमें क्या होता है, एक तो होता है फर्जी नाम से वोट डालना, यानी कि किसी और का वोट था और दूसरे किसी व्यक्ति से अपने लिए किसी पार्टी ने वोट डलवा लिया। इसको कहते हैं फर्जी नाम से वोट डालना। दूसरा होता है कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पे धन का खर्चा करना, यानी कि जो कई पार्टियां ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है या वो किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा करके और जो है बड़े पैमाने पे धन खर्च करती हैं, जिससे कि वो चुनाव का जो परिणाम है उसे अपने हित में लाने की कोशिश करती हैं। और अगला है मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना। तो मतदान जिस दिन होता है उस दिन मतदाताओं को, जो मत डालने आते हैं, वोट डालने आते हैं, उनको ये पार्टियों के गुंडे किसी भी तरह से डराते धमकाते हैं कि उन्हें उस पार्टी को ही वोट देना है। या लोभ देना, लोभ का मतलब है लालच देना कि आप हमारी पार्टी को वोट देना। जो मतदाता हैं उनसे बोला जाता है कि आप हमारी पार्टी को वोट देना, तो हम आपको पैसे दे देंगे या कोई गिफ्ट दे देंगे। तो इस तरह से उन्हें लोभ दिया जाता है। अगला है शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, यानी कि जब जिस समय चुनाव होते हैं उस समय क्या होता है कि किसी न किसी पार्टी का तो जो है शासन होता ही है, जो जिसका कि टाइम ख़त्म हो चुका होता है, 5 साल पूरे हो चुके होते हैं। तो वो उस समय जब सत्ता में होता है तो वो जो है सरकारी सुविधाओं को अपने हित में प्रयोग करता है चुनावों के दौरान, और जो अधिकारी उसके अंडर में काम कर रहे हैं उन अधिकारियों को भी अपने लिए उपयोग में लाता है, यानी कि उसके जो चुनाव के काम हैं उसको जिताने के लिए उन अधिकारियों पे दबाव डाला जाता है। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लोकतंत्र की जो विशेषता आपको पिछली वर्कशीट में बताई थी कि जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए। तो अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो जो है लोकतंत्र का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा और चुनाव का उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद है कि अब सोचने की बात है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीत के सत्ता में आ सकती है। क्या अब लोकतंत्र में हम ये बात सोचें कि क्या जो चुनावों में धांधली होती है उन धांधलियों के बेस पे क्या कोई पार्टी जीत के सत्ता में आ सकती है। इसके लिए सबसे पहले है स्वतंत्र चुनाव आयोग। जहाँ पर भी लोकतंत्र है वहाँ पर चुनाव कराने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाता है, जिसमें भारत में है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है वो हमारे यहाँ पे जितने भी चुनाव होते हैं उनको करवाता है। चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो जो चुनाव आयोग है उसको स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र का मतलब है कि जितनी भी हमारी शासन व्यवस्था है उस व्यवस्था से उसको बिल्कुल अलग रखा गया है। क्योंकि अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि जिस समय यहाँ पे किसी भी पार्टी का शासन है और उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया है और चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में वो जो है अगर चुनाव आयोग उसके अंडर में होगा तो उस पर भी दबाव बनाएगा। इसीलिए चुनाव आयोग को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है, जिस तरह से हमारे न्यायालय स्वतंत्र होते हैं। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है।
निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो चुनाव आयोग का सबसे प्रमुख होता है, उसकी जो नियुक्ति होती है उसकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त होती है, यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, यानी बाहर का कोई भी व्यक्ति या संस्था उसमें हस्तक्षेप या उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया होती है। जो चुनाव आयोग होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब चुनाव होने हैं उनकी जो तिथियां हैं वो निर्धारित करने के साथ उनका काम शुरू होता है, और चुनाव की पूरी प्रक्रिया यानी कि जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक उनका काम होता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। आदर्श चुनाव संहिता क्या होती है? आदर्श चुनाव संहिता होते हैं वे नियम जो कि चुनावों के कुछ समय पहले से ही चुनाव आयोग के द्वारा लागू कर दिए जाते हैं, और उन नियमों का पालन करना उस सभी पार्टियों के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो सत्ता में है या सत्ता में नहीं है। अगर कोई भी पार्टी उन चुनाव के नियमों की अवहेलना करती है तो उसको उन पार्टियों को चुनाव आयोग दंड भी दे सकता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी दी जा सकती है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। इसके बाद है चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव में जो लोग हैं किस तरह से अपनी भागीदारी करते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया। चुनाव जिस समय होता है उस समय आप बार बार टीवी पे, रेडियो पे न्यूज़ सुनते हो कि कुछ इतने प्रतिशत मतदान हो चुका है, इतने प्रतिशत मतदान हो चुका है, और लास्ट में जिस दिन मतदान ख़त्म हो जाता है तब पता चलता है कि 50% मतदान हुआ, 60% मतदान हुआ। तो इसका मतलब है कि चुनाव के समय में जिस दिन वोट डले उस दिन कितने व्यक्ति वोट डालने के लिए आए, जितने लोगों का कहीं पर एक चुनाव सीट पर जितने भी लोगों का मतदान था उनमें से कितने लोगों ने आके वोट डाले। ठीक है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। यानी कि चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। वो सोचेंगे कि हमारे वोट का कोई मोल ही नहीं है, इसलिए वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। जब लोग देखते हैं कि वो वोट डालने गए और उनके अनुसार ही पार्टी जीती है तो लोगों को लगता है कि हाँ, हमें वोट डालने चाहिए, और इस तरह से धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ता है चुनावों में। इसके बाद है अगला, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रह सकती थी, परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। यानी जब चुनावों के बाद नतीजे आते हैं तो उसमें कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी पार्टी हारी है, तो उन जो जीती है उस पार्टी को भी ये स्वीकार करना होता है कि उसे अपना शासन चलाना है, और जो पार्टियां हार जाती हैं उनको भी ये स्वीकार करना होता है कि उनकी पार्टी जो हार गई है वो कहीं ना कहीं उनसे कोई चूक हुई है, उन्होंने कोई ना कोई काम अच्छा नहीं किया है जिससे जनता ने उनको अस्वीकार किया है। तो वो आगे अपनी इस गलती को सुधारें और जो है जनता के लिए अच्छा करने की कोशिश करें, तभी वो जो है सत्ता में आ पाएंगे। तो इस तरह से वो इसे स्वीकार कर लें, ये भी जो है एक ज़रूरी लोकतंत्र की ज़रूरी बात है। ठीक है। अब इसके बाद है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव है उसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। इसमें सबसे पहला है अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना। जब चुनाव होते हैं तो जो जनता है उसके सामने जो पार्टियां हैं जिनको कि उसे वोट डालना है जिन विकल्प के रूप में, वो अक्सर ऐसी ना हो कि जो मतदाता है वो उनमें से उनको चूज़ करना ही पसंद ना करे, उसे लगे कि ये सारी की सारी एक जैसी हैं, तो वो नहीं चाहता है कि वो वोट डाले। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरा है
बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उनके पास बहुत पैसे होते हैं, उनके पास ताकतवर लोग होते हैं, तो वो छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को बहुत सारी परेशानियों में डाल देते हैं, उनके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देते हैं, जिससे वो किसी न किसी तरह से हट जाते हैं या उनको वोट नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी चुनाव की एक बड़ी समस्या है। इसके बाद है चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग करना। जो चुनाव होते हैं उनमें कुछ पार्टियां आवश्यकता से ज़्यादा धन का प्रयोग करती हैं, लोगों को लालच देने के लिए, लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। जो बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो कि किसी न किसी तरह से किसी भी अपराध में शामिल होते हैं और उनके ऊपर केस चल रहे होते हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है, यानी उनको भी उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद है टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। जब टिकट मिलता है किसी भी सीट के लिए तो उसमें जो है रिश्तेदारी निभाई जाती है कि वो कोई भी किसी व्यक्ति विशेष का रिश्तेदार है तो उसको बड़ी आसानी से सीट मिल जाती है। ये भी एक चुनौती है। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट जो है आज की थी और आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं, लिखिए। तो इसका आंसर है स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है चुनाव आयोग चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक के सारे कार्य करता है, जैसा अभी आपको वर्कशीट में बताया गया था। इसके बाद है चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पे उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी दी जा सकती है। आचार संहिता क्या होती है, आदर्श आचार संहिता, वो आपको अभी समझाया था। इसके बाद है यह सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से भी रोकता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद दूसरा है अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। जो चुनावों में गड़बड़ी होती है उनको कैसे हम रोक सकते हैं, ये आपको अपनी समझ के अनुसार बताना है। इसका आंसर है चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है स्वैच्छिक मतदान के स्थान पर अनिवार्य मतदान होना चाहिए। आप अपनी समझ से इसको दूसरा भी कुछ लिख सकते हो, जो मुझे समझ में आ रहा हो वो मैं ये लिख रही हूँ। ठीक है, स्वैच्छिक मतदान के स्थान पे अनिवार्य मतदान हो जाना चाहिए। लोगों को सरकार की तरफ से ये निश्चित होना चाहिए कि वो जरूर मतदान करें। दूसरा है चुनाव प्रचार एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन होना चाहिए। तीसरा है चुनावी खर्चों का निर्धारण एवं उस पर नियंत्रण रखने के विभिन्न तरीकों का प्रयोग होना चाहिए। चुनाव के जो खर्चे हैं उनको रोकने के लिए और उन पर नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग होना चाहिए। अगला है मतदाताओं के लिए भयमुक्त वातावरण, जिससे वे बिना किसी समस्या के मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। जो मतदान करने जाएं, चुनाव डालने जाएं, उन्हें किसी तरह से डराया धमकाया न जाए, वो अपना आराम से जाके मतदान कर सकें। पांचवा है जेल से चुनाव लड़ने पे रोक होनी चाहिए। बहुत सारे जो उम्मीदवार होते हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं, यहाँ तक कि वो जेल में भी होते हैं और चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो इस सब पे रोक होनी चाहिए। अगला है घूस देकर, शराब पिलाकर या ज़बरदस्ती मत डलवाने के विरुद्ध नियंत्रण कमेटी होनी चाहिए, जो ऐसा करने वालों को सख्त सज़ा का प्रावधान रखे। जो लोग ज़बरदस्ती से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं या किसी तरह का लालच देते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है कमेटी बनाई जानी चाहिए जो उनको सज़ा दे सके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्यों लगता है कि चुनावों में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है इससे लगाया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि अधिकतर लोग मतदान में भाग ले सकें और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। यदि लोगों की भागीदारी मतदान में नहीं होगी तो मतदान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मतदान वास्तव में जनता के लिए ही बनाया गया है ताकि जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करके सही उम्मीदवार को चुन सके। यदि जनता ही इसमें भागीदार नहीं बनेगी तो चुनाव अर्थहीन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4।
आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? ये अभी हमने डिस्कस की थी। इसमें इसका आंसर है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है चुनाव बिना किसी गड़बड़ियों के संपन्न कराना। ठीक है। इसके बाद दूसरा है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से रोकना। तीसरा है चुनाव में धन और बाहुबल के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना, यानी चुनावों में ज़बरदस्त ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करना या जो शक्ति का अपनी उनके पास जो शक्ति है उसका प्रयोग करते हैं वो उस पर अंकुश लगाना, उस पर रोक लगाना। चौथा है चुनाव खर्च की तय सीमा के नियम को तोड़ने से रोकना। चुनाव खर्च की एक सीमा बना दी जाए, उससे ज़्यादा अगर कोई भी पार्टी खर्चा करती है तो उसको जो है रोका जाए। पांचवा है मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या को होने से रोकना। तो ये थे आपके क्वेश्चन वर्कशीट के, और आशा है आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे ध्यान से वर्कशीट को समझेंगे पहले, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करके अपने अपने ग्रुप पे भेज देंगे।